हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लास्ट लेक्चर या फिर सेकंड लेक्चर में कह सकते हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर और अगले लेक्चर में ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। दैट्स इट, चैप्टर ओवर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। ठीक है भाई, ऑन दे दिया तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। हाँ भाई, तू ही बता दे। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस device which measures potential difference। potential difference तो मेजर करने वाले डिवाइस को तो हम लोग क्या कहते थे, वो वोल्ट मीटर कहते थे हम तो उसे। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से बेहतर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, तो फिर पोटेंशियोमीटर उससे बेहतर मेजर करता है। हाँ, इट मेजर्स वोल्टेज मोर एक्यूरेटली, ठीक है, एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर आपको वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या माना जाता है, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसमें क्या माना जाता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इसका क्या सेंस है? इसका ये सेंस है कि भाई वोल्ट मीटर में कोई करंट ना जाए, ठीक है, ताकि टोटल वोल्टेज वो मेजर कर सके सामने वाले सर्किट का। अगर उसके अंदर करंट आ गया तो ऑब्वियसली वो फिर वोल्टेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट माना जाता है एक आइडियल वोल्ट मीटर में। लेकिन जनरली जो वोल्ट मीटर होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट तो नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे पास वोल्ट मीटर्स मिलते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट तो नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है वो मतलब आप लोग उसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब कैरी करने को क्या बोलते थे हम लोग? पोर्टेबल। ये पोर्टेबल डिवाइस है और इजी टू यूज है, कन्वीनियंट है थोड़ा, तो इसीलिए वोल्ट मीटर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेसिकली जहाँ पे बहुत ऐसा काम होता है कि भाई यहाँ पे एक्यूरेटली वोल्टेज नापना ही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। बट जहाँ ऐसा होता है कि चलो नॉर्मल वैल्यू बता दो कितना वोल्टेज है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। तो जनरली तो वोल्ट मीटर ही यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर की जगह हम लोग पोटेंशियोमीटर कैसे इतनी अच्छी वैल्यू दे देता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर में माना जाता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, लेकिन हम जानते हैं वोल्ट मीटर में तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ वैल्यू ये देता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, उसमें तुम कह सकते हो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं, बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इट डज नॉट कैरी करंट। ठीक है, ये कोई भी करंट को कैरी नहीं करता है, मतलब बेसिकली ये करंट को ड्रॉ नहीं करता। इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट। तो अगर ये अपने अंदर कोई करंट लेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली जो भी वोल्टेज ये मेजर करेगा वो क्या होगा? एक्यूरेट होगा। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट कह सकते हो यूज करने के लिए, तो इसकी वजह से पोटेंशियोमीटर को हम लोग नहीं यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे कहीं पर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे बेस्ट है हम लोग पोटेंशियोमीटर का ही यूज करें। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट से, सो इट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जब ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा सर्किट से, तो एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। सो उस केस में इट एक्ट्स एज अ आइडियल वोल्ट मीटर, एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, उस केस में ये क्या आइडियल वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर का हम यूज करेंगे। अब जो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है वो आपको ऐसा बना के दिया गया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही सेंस है कि भाई जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी जो वायर होती है ना, वो 4, 5, 6, 7 मीटर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ की वायर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा राउंड करके दिखाया गया। जैसे हमारे कॉलेज में जो पोटेंशियोमीटर था वो कुछ 400 सेंटीमीटर का था, मतलब 4 मीटर का था। ठीक है, तो इसको भी ऐसा बांधा गया था, तो बेसिकली इसको इसीलिए ऐसा दिखाया जाता है। हालांकि इसका जो लेंथ है वो नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीटर्स का होता है तो इसलिए बांध के दिखाया गया है, और कुछ भी यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास मान लो यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर बनता कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास यहाँ पे एक वायर है, मान लो कुछ मीटर्स का, 4-5 मीटर का, मान लो 6 मीटर का वायर है। ठीक है, इसको हम लोग सर्किट से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग सर्किट से कनेक्ट करते हैं। और सर्किट से जब हमने कनेक्ट किया, मान लो यहाँ पे ये सर्किट है 60 वोल्ट का। ठीक है, 60 वोल्ट का सर्किट है।
तो सर्किट से कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें एक वैल्यू निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इस 6 मीटर की वायर में कितने मीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। मतलब तुम देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 60, तो यहाँ पे कितना होगा 60 वोल्ट ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पर भी, ठीक है। अगर तुम इस 60 को 6 से डिवाइड करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 10 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि हर मीटर पर जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब तुम 1 मीटर चले तो वहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर 1 मीटर चले तो 20 वोल्ट, फिर 1 मीटर चले तो 30 वोल्ट, फिर 1 मीटर चले तो 40 वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब ये क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हम लोग वोल्टेज को मेजर कर सके, वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी तो बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने मेजर किया ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी मेजर एज V/L। ये सबसे इजी एक्सपेरिमेंट था हम लोग के कॉलेज में, ठीक है। V/L मेजर करने वाला काफी सिंपल था। ओके, तो वोल्टेज यहाँ पे 60 है, लेंथ यहाँ पे 6 मीटर है, तो 60/6 कितना आ गया? ये आ गया 10 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने मेजर किया V/L, दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर आया, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई जैसे जैसे 1-1 मीटर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें 10-10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो इसकी अब मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब यही चीज थोड़ा आपको एलाबोरेट करके बताता हूँ कि मेजर कैसे करते हैं आखिर। अभी तो बस हमने आइडिया लिया है। चलो, तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग किसी भी चीज का वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके पास मान लो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है। अब ये पोटेंशियोमीटर वायर मतलब घुमा फिरा के बनाते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ उसको सीधा बना रहा हूँ ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर वायर का देखो डेंसिटी, एरिया ये सब सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। एरिया, डेंसिटी ये सब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह इसका सब कुछ क्या है, सेम है। मान लो इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, इस वायर की लेंथ है L, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे एक बैटरी से, जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज इस बैटरी का है वही वोल्टेज इस वायर में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे V आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। V का मतलब क्या है? V का मतलब ये है कि भाई इसके एक टर्मिनल पर वोल्टेज V, एक में 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए तो V आ रहा है। अरे नहीं समझ रहे हो यार, ये तो किया है ना तुमने। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इस साइड पूरा V आ जाएगा और इस साइड 0 मान लो, तो इस साइड 0 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई वोल्टेज, हायर साइड पर कितना वोल्टेज और लोअर साइड पर कितना वोल्टेज है उसका डिफरेंस। तो V-0 क्या आया? V तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही हुआ ना। नहीं समझे? अच्छा छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, V का है ना। तो बेसिकली इस लेंथ ऑफ, इस वायर ऑफ लेंथ L में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? V का आएगा। तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V का आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा सेल जिसका हमें EMF मेजर करना है। तो यहाँ पे सेल हमने कनेक्ट किया जिसका EMF हम मान लेते हैं E है, और उसको कनेक्ट किया यहाँ पे एक जॉकी से। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। उसको कनेक्ट किया हमने एक जॉकी से, ठीक है। तो उस जॉकी से कनेक्ट करने के बाद देखो होगा क्या फिलहाल तो, ठीक है। यहाँ पे हमने इस जॉकी को कनेक्ट किया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे EMF अगर E है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो वोल्टेज है वो E का हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E का हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये EMF मेजर करना है, ठीक है। तो कैसे मैं मेजर करूंगा? देखो बेसिकली इस सर्किट के कारण इस वायर में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब जब हमने ये वाला EMF कनेक्ट कर दिया तो इससे कुछ ना कुछ फर्क आ रहा होगा इसके करंट में, या तो इसका करंट बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जॉकी को यहाँ पे टैप करा रहे हैं। इस वायर पे हम लोगों ने यहाँ टैप कराया, यहाँ टैप कराया, यहाँ टैप कराया। हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ इस पोजीशन पर हमें मिल गया नल पॉइंट, ठीक है। अब जिस पोजीशन पर हमें नल पॉइंट मिला होगा, जिस पोजीशन पर हमें नल पॉइंट, अच्छा नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, मतलब जहाँ पे करंट 0 हो जाए। तो करंट कब 0 होगा? जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएगा तो वहां पे करंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज सेम हो गए तो वहां पे फिर करंट नहीं दौड़ता है ना। अरे भाई करंट क्यों चलता है, करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाए तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 0 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो जब E के बराबर आ जाएगा तो उस केस में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नल पॉइंट पता करते हैं और हम लोगों ने मान लिया कि भाई x डिस्टेंस पर यहाँ पे करंट फ्लो करना बंद हुआ है।
ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि भाई मान लो इसकी लेंथ L है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है V बैटरी से, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आता है V/L। तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर K, ठीक है। K क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, दैट इज V/L, ठीक है। अच्छा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V/L है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पर इतना पोटेंशियल है V/L, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे निकालना है x डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं x डिस्टेंस पर वोल्टेज यूं निकाल सकता हूँ, कैसे? मैं क्या करता हूँ, इस k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस x को, तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, मान लो इसके अबाउट जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट, ठीक है, ओके, 100 वोल्ट है और इसका जो लेंथ है वायर का वो है 10 मीटर। तो अगर इसका 10 मीटर लेंथ है और यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि 10 वोल्ट पर मीटर है, मतलब हर एक मीटर पे कितना यहाँ पे वोल्टेज है, 10 वोल्ट का है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 4 मीटर पर कितना आएगा, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 40 वोल्ट आएगा, 4 मीटर पर 40 वोल्ट आएगा। तुमने कैसे निकाला? तुमने इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, ठीक है, नहीं समझे अभी भी। बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर कितना आया, 10 वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब ये है कि हर मीटर पे चलने पे तुम्हें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई 6 मीटर पर कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुमने बोला भाई 10 10 10 ऐसे 6 टाइम्स 60 वोल्ट आएगा। अब ये तुमने कैसे बताया, तुमने बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया उस लेंथ को। तो ये सिंपल सा मेथड है वोल्टेज मेजर करने का। तो वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी होगा उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इसका फेल यही है कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दो जितने लेंथ के लिए तुम्हें चाहिए। 1 मीटर लेंथ के लिए अगर इतना है तो 4 मीटर के लिए निकालना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है 10 का, और जैसे तुम्हें 4 मीटर दूर पर चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 वोल्ट आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो, मान लो यहाँ पे 40 वोल्ट है और इस वायर का जो लेंथ है वो है 3 मीटर, और मैंने तुमसे पूछा भाई 2 मीटर दूरी पर कितना वोल्टेज आएगा, तो तुम कैसे पता कर सकते हो? तुम इसका पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो जो कि आ रहा है 40/3, ठीक है, मतलब हर 3 मीटर पे 40 वोल्ट है इसका, ठीक है। इसको चलो 42 वोल्ट बोल दो, 42 वोल्ट करोगे तो 42/3 करके 14 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। इसका मतलब हर मीटर चलने पे मुझे कितना पोटेंशियल मिल रहा है, 14 वोल्ट का, ठीक है। तो 2 मीटर पर कितना मिलेगा, 28 वोल्ट का। कैसे निकाला तुमने बेसिकली इस 14 वोल्ट पर मीटर मतलब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो बस यही चीज है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो करना तब रुक जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, मतलब ये जो V है वो इस अननोन EMF के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें V की वैल्यू तो पता ही है, ठीक है। जिस लेंथ पर आई है उस लेंथ पर V की वैल्यू कितनी है वो कैसे पता करेंगे हम लोग, वो पता कर लेंगे इस फॉर्मूले से, K × X से। तो K × X बराबर E, K क्या होता है, V/L × X बराबर E, therefore E is equals to V/L × X, where we know the value of V, L and X. So this is how we can calculate the measurement of an unknown EMF, ठीक है। कोई एक तुम्हारे पास अननोन EMF आ जाए तो उसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा एक और चीज़ कि भाई फिर से इस चीज़ को थोड़ा मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ जिनको नहीं समझा है। बेसिकली हमारे पास एक बैटरी थी जिसका EMF हमें नहीं पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर में एक वोल्टेज लगाया V, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे नीचे से अननोन EMF लगाया जिसका वोल्टेज हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो करना शुरू हुआ और इस EMF के कारण इस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा था। फिर हमने जॉकी को टाइप करना शुरू किया। जब हमने जॉकी को टाइप करना शुरू किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे उसमें डिफ्लेक्शन 0 का शो कर रहा था, मतलब नल पॉइंट आ रहा था। तो जब नल पॉइंट आया तो इसका मतलब ये है कि उस पोजीशन पर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ चुका है, ठीक है। ये कैसे कह सकते हो, ये इसीलिए कह सकते हो कि ठीक है करंट रुक चुका है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस अननोन EMF के इक्वल आ गई, तो V = E। अब जिस डिस्टेंस पर ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इसके इक्वल, उस डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना है वो कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। तो यहाँ पे Kx = E, K क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V/L × X = E, तो E का वैल्यू आ गया V/L × X। तुम्हें V पता है, तुम्हें L पता है, और तुमने जॉकी से पता किया है कि नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलो तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर के यूजेस देखते हैं, ठीक है। 2 यूजेस हैं इसके, एक कंपेयर करना और एक इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। 2 सेल का EMF कंपेयर करना और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, और उसके बाद फिर इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस ये यूजेस 2 बता दो, बाकी तो एप्लीकेशन यूँ हो जाएगा, ठीक है। चलो
चलो अभी हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें पहला यूज क्या है इसका कि दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आता है। ठीक है, मतलब कौन किससे कितना बड़ा है, कौन कितने गुना बड़ा है, ये कंपेयर करने के काम आता है। कैसे यूज होता है, देखो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, कुछ बदला नहीं है। बेसिकली इस पोटेंशियोमीटर को इन्होंने बड़ा दिखाने के लिए ऐसा मोड़ के ऐसा दिखा दिया है कि भाई इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर में जो फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस है वो मतलब जो ईएमएफ है वो ई है। ठीक है, और ये नॉन है। हमें क्या करना है, हमें ये E1 और E2 इन दो ईएमएफ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे दो कीज हैं, एक K1 है एक K2 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस K1 को क्लोज करेंगे, ठीक है, और K2 को ओपन रखेंगे। तो अगर हम K2 को ओपन रखेंगे तो उसके कारण कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क किसके कारण पड़ेगा, सिर्फ K1 के कारण। और यहाँ पे हमारा जॉकी है। अब इस जॉकी को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर पे टच कराना शुरू करेंगे, जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे बस वही करना है। ठीक है, थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट पहले जो कर रहे थे, इस जॉकी को हम लोग हर एक पॉइंट पर टच कराएंगे। अब मान लेते हैं कि भाई कोई एक L1 पॉइंट आया, जिस पॉइंट पर इसमें 0 डिफ्लेक्शन आ गई। कोई एक L1 पॉइंट आया, ठीक है, फर्स्ट K1 इज क्लोज्ड, ठीक है, हेंस नल पॉइंट फॉर EMF E1 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, लेट्स से कि जो नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है वो L1 पॉइंट पर, यहाँ पे L1 लेंथ पर नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, पहले K1 को यहाँ पे क्लोज किया जाता है ताकि E1 के लिए। ठीक है, अगर हम K2 को यहाँ पे ओपन रखेंगे तो इसके कारण करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन चलिए ओके, तो कैमरा ऑफ हो गया था देखो। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि हम लोगों ने यहाँ पे K1 को क्या किया, क्लोज किया। तो EMF E1, ये जो EMF है इस सेल का, इसके कारण यहाँ पे जॉकी में मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। और दूसरा ये वाला जो EMF है इसके कारण करंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसमें जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसका EMF है वो इसके EMF के इक्वल हो जाएगा। तो जब इसका EMF और इसका EMF इक्वल हो जाएगा तो करंट वहाँ पे फ्लो होना रुक जाएगा, है ना। और वहीं पर हम इस E1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और लेट से कि वो पॉइंट L1 पर आया, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था वही है यार। ठीक है, सो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू L1। K क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा E अपॉन L। ठीक है, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले और दूसरे केस में सेम ही रहेगा। तो ये मान लो पहले के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ अब हम लोग K1 को ओपन रखेंगे, K1 इज केप्ट ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। अब की केस में क्या किया, अब की केस में हमने K2 को क्लोज किया और K1 को ओपन रखा। तो अब की केस में जब हमने K2 को क्लोज किया और K1 को हमने ओपन कर दिया, तो अब K2 के कारण मतलब E2 के कारण कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा गैल्वेनोमीटर में। और किसके कारण करंट आ रहा है, इस EMF के कारण आ रहा है। तो हम इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ पे क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। तो लेट से यहाँ पे कोई लेंथ L2 आई, ठीक है, इस जॉकी को दोबारा से टैप कर रहे हैं। तो लेट से जब दोबारा से टैप कर रहे हैं तो वो J डैश मान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यही है, यहीं पर दोबारा से टैप कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको अलग से बनाया है। ठीक है, तो हम जब दोबारा से टैप कर रहे थे तो हमने देखा कि L2 डिस्टेंस पर नल पॉइंट आ रहा है। नल पॉइंट का मतलब क्या है कि अब जो E2 की वैल्यू है वो E के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे E2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो E2 की वैल्यू कितनी मिली हमें, E2 की वैल्यू हमें मिली K इंटू L2। कैसे निकालेंगे E2 की वैल्यू, जो हमें मिली है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे नल पॉइंट की लेंथ को, तो हमें मिल जाएगा ये पोटेंशियल। अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 मिनट पहले जो तुम्हें बताया वही चीज़ है ये। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, EMF कैसे निकालते हैं। हम लोग जॉकी को टाइप करते हैं और जिस लेंथ पर मैच कर जाता है उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, शेप अलग हो गया बट बात तो वही है ना यार। जब K1 को हमने क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो जो भी यहाँ पे करंट दौड़ रहा है गैल्वेनोमीटर में वो E1 के कारण दौड़ रहा है और इस E के कारण दौड़ रहा है। करंट कब दौड़ना बंद हो जाएगा, जब इस E1 की वैल्यू इस E के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेट से जब हम L1 लेंथ पे टच कर रहे थे तब बंद हो गया। तो E1 की वैल्यू कितनी रही होगी L1 लेंथ पे, E1 की वैल्यू कितनी रही होगी, E1 की वैल्यू रही होगी K इंटू L1। पोटेंशियल ग्रेडियंट से उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें EMF मिल जाएगा। बस वही चीज तो बता रहा हूँ कब से। सिमिलरली तुम K2 को क्लोज करके K1 को ओपन रख के E2 का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज K इंटू L2। बस अब फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी L1 अपॉन L2, दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा कंपैरिजन बिटवीन EMF ऑफ 2 सेल्स। और ये कंपैरिजन के लिए ही नहीं, अननोन EMF को भी कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। तुम क्या कर सकते हो, एक नॉन EMF यहाँ पे लगा सकते हो और E1 को अननोन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अननोन, यहाँ पे नॉन लगा के इसको अननोन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद L1 L2 की वैल्यूज तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, L1 L2 तुमने कैसे निकाला, जॉकी को टैप करा करा के निकाला ना, तो वो तो तुम्हें पता ही है। और अगर E2 तुम्हें पता है तो E1 निकाल लोगे, E1 तुम्हें पता है तो E2 निकाल लोगे। और अगर तुम्हें दोनों पता है तो दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लोगे। अगर L1 मान लो 100 आ रहा था
और L2 200 आ रहा है, तो इसका मतलब E1 और E2 के बीच में क्या रेशियो आया 1/2 का। मतलब बेसिकली जो E1 है वो E2 से आधा है। अगर E2 100 वोल्ट है तो E1 50 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग दो EMF के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। चलो अब इसी प्रोसेस को एक और दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड से। अब इसके लिए आप लोगों को लास्ट ईयर का एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब दो सेल्स की पोलैरिटी सेम होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सेल लगा है और यहाँ पर एक सेल लगा है, और मैं तुमसे इसका नेट EMF पूछूं, मान लो ये E1 है कुछ और ये E2 है कुछ, तो मैं तुमसे इनका नेट EMF पूछूं, तो अगर इनका पोलैरिटी अपोजिट होता है तो इनका नेट EMF आता है E1 प्लस E2, और अगर इनका पोलैरिटी सेम होता है, ठीक है, मतलब प्लस प्लस एक तरफ होता है, तो इसका जो नेट EMF होता है वो आता है E1 माइनस E2। ठीक है, तो एक सम एंड डिफरेंस करके भी मेथड होता है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो EMF के सेल्स को। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पीछे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक्सरसाइज में वो उसी पर दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, आसान है। खैर ये समझा ना, नहीं समझा तो एक बार रिपीट पे देखो और पिछले वाले कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए देखो, तो क्लियर हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे यहाँ पे अगर पोलैरिटी सेम करके अगर दोनों का नेट EMF निकाला जाए तो वो आता है E1 प्लस E2, और अगर पोलैरिटी अपोजिट करके EMF निकाला जाए तो वो आता है E1, सेम पोलैरिटी करके EMF निकाला जाए नेट तो वो आता है E1 माइनस E2, प्रोवाइडेड कि जो E1 है वो E2 से बड़ा रहे, वरना E2 माइनस E1 आता है। तो अगर E1 E2 से बड़ा है तो इसके बीच में जो पोलैरिटी है, जो EMF है, सेम अगर पोलैरिटी है, मतलब साइन यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है, सेम पोलैरिटी पर क्या होता है कि भैया नेट EMF E1 माइनस E2 आता है, और अपोजिट पोलैरिटी पे जो नेट EMF आता है वो E1 प्लस E2 आता है। इसका ध्यान रखना, चाहे वो वोल्टेज ही हो, तो अगर वोल्टेज का साइन सेम सेम है तो फिर V1 माइनस V2 आएगा, और अगर वोल्टेज का साइन अपोजिट है तो वो V1 प्लस V2 आएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं इस E1 और E2 को, इस 1 और 2 वाले ज्वाइन से हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो 1 और 2 से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे EMF का ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन ज्वाइन हो गया, मतलब अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पे ज्वाइन हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे नेट EMF क्या आएगा, E1 प्लस E2। अब उसके बाद जॉकी को टैप करके यहाँ पे ढूंढा जाता है कि भाई नल पॉइंट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जॉकी को टैप कर करके मान लो यहाँ पे L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट आया, और ये पोटेंशियोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके B तक है। ये पूरी लेंथ किसकी है, पूरी लेंथ पोटेंशियोमीटर की है, A से लेके B तक। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे L1 डिस्टेंस पर इसका नल पॉइंट आया। ठीक है, तो L1 डिस्टेंस पर इसका वोल्टेज कितना होगा, वो वोल्टेज होगा K, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ L1। ठीक है, और नेट EMF कितना है, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों हुआ, समझा ना, अपोजिट पोलैरिटी थी, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू L1 आया। अब क्या किया जाता है, अब इसको हटा के इसको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, 1 और 4 को ज्वाइन किया जाता है। तो जब 1 और 4 को ज्वाइन किया जाएगा तो ध्यान से देखो, 1 पे यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है और 4 पे यहाँ जाके देख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है, तो बेसिकली सेम सेम पोलैरिटी हो गई। और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि E1 जो है वो E2 से बड़ा है, ऐसा मान के हम लोग कर रहे हैं। ये तो नेगेटिव और नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे कनेक्ट हो गई, तो इसका मतलब अब आ गया E1 माइनस E2। तो ये दोनों अब कनेक्ट हो गए, तो अब जॉकी जो भी फंक्शनिंग करेगा वो E1 अपॉन E2 से करेगा, E1 अपॉन E2 के हिसाब से। ठीक है, तो फिर से हमने जॉकी को टैप कराना शुरू किया, और अब की मान लो जो नल पॉइंट आया वो आया डिस्टेंस L2 पर। डिस्टेंस L2 पर क्या आया, आपकी बार नल पॉइंट आया, तो ये आ गया K इंटू L2। बस इसके बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो E1 प्लस E2 अपॉन, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, सो देयरफॉर E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 की वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन L2। लेकिन आपको ये नहीं याद करना है, आपको याद करना है E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब कई सारे लोग चौंक रहे होंगे ये वैल्यू कैसे आई, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के आई। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगता है, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाके प्लस होती है और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आके इसको सब्ट्रैक्ट करती है। मतलब जैसे आपको A अपॉन B है, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो होगा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी। तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाके ऐड हुई और नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट हुई, तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी। जैसे 1 अपॉन 2 है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाके माइनस होगी, तो E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E1 माइनस E2 है ना, और नीचे क्या होगा, नीचे माइनस होगा, तो E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2। और इधर L1 अपॉन L2 में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, और कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लगेगा, है ना, वरना फिर रेशियो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है,
अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे E2 और माइनस E2 कैंसिल हो गया, E1 और माइनस E1 कैंसिल हो गया, E2 और माइनस E2 मिलके क्या हो गया 2E2, और यहाँ पे हो गया 2E1, तो 2E1 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए ना कैसे है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से है। चलो नहीं समझे तो भी ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, आप वैसे भी कंपेयर कर सकते हो, तो दोनों मेथड्स यहाँ पे ओके है, ठीक है। आपकी मर्जी है आपको कैसे कंपेयर करना है, साथ ही में चाहिए तो इसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि इससे ये बनाया जा सकता है। समझ गए ना कैसे हुआ। चलो तो ये हो गया मेथड ऑफ सम एंड डिफरेंस। इसके बाद एक और टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल सा टॉपिक है 5-6 मिनट का। इसके बाद एप्लीकेशंस तो बड़े चिंदी है, 3 एप्लीकेशन है, और फिर एडवांटेजेस है वो मैंने बता ही दिया आपको, फिर गैल्वेनोमीटर जो कि अगले लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। देखो एक बार और बता देता हूँ सम एंड डिफरेंस मेथड जो है, ठीक है। देखो जब भी सेम पोलैरिटी होती है तो नेट ईएमएफ आता है E1 माइनस E2, अपोजिट पोलैरिटी होती है तो E1 प्लस E2, ठीक है। और डिफरेंस निकालते समय ये ध्यान रखना कि E1 जो है वो E2 से बड़ा रहे तो ही E1 माइनस E2 लिखोगे, वरना अगर E2 E1 से बड़ा है तो इसका मतलब E2 माइनस E1 आएगा, है ना। ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले 1 और 2 को कनेक्ट करते हैं। तो जब 1 और 2 को कनेक्ट करोगे तो यहाँ का नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अपोजिट पोलैरिटी हुई, अपोजिट पोलैरिटी हुई तो इसका मतलब E1 प्लस E2 आएगा। तो 1 और 2 को कनेक्ट करके जॉकी को टैप करके मान लो यहाँ पे L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट आया, तो E1 प्लस E2 नेट ईएमएफ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ के इंटू L1, ठीक है। जब 1 और 4 को कनेक्ट करते हो तो नेट ईएमएफ आता है E1 माइनस E2, और फिर से जॉकी को टैप करना शुरू किया, मान लो किसी L2 डिस्टेंस पर आया, तो नेट ईएमएफ की वैल्यू कैसे लिखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, तो K इंटू L2, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, फिर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। क्लियर। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल दिया हुआ था वो मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। दिया तो था, मुझे मिल नहीं रहा यार, यहाँ पे दिया हुआ है when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist their balancing length are found to be 2.7 meter when the cells are connected in series so as to oppose each other, ठीक है, the balancing length is found to be 0.3 meter so compare the EMF। तो मतलब बेसिकली जब दोनों को असिस्ट करने के लिए सेल्स को कनेक्ट किया गया, असिस्ट करने के लिए मतलब E1 प्लस E2, ठीक है, असिस्ट करने के लिए जब कनेक्ट किया गया तो बैलेंसिंग लेंथ मिला 2.7 मीटर, मतलब L1 की वैल्यू 2.7। फिर जब अपोज करने के लिए कनेक्ट किया गया मतलब E1 माइनस E2, तो लेंथ मिला इन्हें 0.3, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियो इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला यूज कर लेंगे। और ये कैसे बना सकते हो, इससे सिंपली बना सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर बन जाएगा E1, नीचे बन जाएगा E2, ऊपर आ जाएगा 2.7 प्लस 0.3, ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2.7 माइनस 0.3, ये हो जाएगा 2.4, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 8। 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1.25, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझे, देखो बेसिकली क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्वेश्चन रीड करोगे तो समझ जाओगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए जब सीरीज में दो सेल्स कनेक्ट हुए EMF E1 और E2 के, तो बैलेंसिंग लेंथ मिली 2.7 मीटर, इसका मतलब E1 प्लस E2 की वैल्यू आई 2.7 मीटर, ठीक है। उसके बाद व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, तो अपोज कब करेंगे, जब सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किए जाएं, मतलब E1 माइनस E2, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली 0.3 मीटर, ठीक है। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी आई 2.7, E1 माइनस E2 की वैल्यू आई कितनी आई 0.3, बेसिकली कह सकते हो K इंटू 2.7 और K इंटू 0.3। फिर हमने दोनों का क्या किया, रेशियो लिया तो K कैंसिल हुआ। उसके बाद हमने लिखा बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर E1 बन जाएगा, नीचे E2 बन जाएगा, देखो ना यहाँ से कैसे हुआ E1 और E2, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा, इस साइड 2.7 प्लस 0.3 होगा और नीचे 2.7 माइनस 0.3 होगा। या फिर तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है तो सिंपली तुम्हें दो डेटा हुआ है, दो लेंथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब L1 दिया हुआ है 2.7, L2 दिया है 0.3, तो इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में पुटअप कर दो वैल्यू, L1 की जगह L2 की जगह, आंसर आ जाएगा। बाकी फेल से करना है तो ऐसे कर लो, सिंपल। चलो एक और टॉपिक देखते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सेल का बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बट उससे पहले हम लोग एक छोटी सी जानकारी लेंगे, ठीक, जानकारी नहीं मतलब बेसिक बातें करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी नॉर्मली भाई V इक्वल टू IR पढ़ा है, ठीक है। अभी मान लो आपके पास यहाँ पे एक EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R और यहाँ पे कैपिटल रेजिस्टेंस R का सर्किट है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा मुझे बता सकते हो। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू E बाय R, सो E अपॉन, मैंने बोला था अब से यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैपिटल R नहीं लेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी उसके साथ ऐड करते चलेंगे।
तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R प्लस स्मॉल r, मतलब रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, तो इस I की जगह अगर इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा E अपॉन R प्लस R और यहाँ पे R, तो V इक्वल टू हो जाएगा ER अपॉन R प्लस R, ठीक है। ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अब हम लोग निकाल सकते हैं EMF की हेल्प से। जैसे आपको करंट पता है या EMF पता है तो उसकी हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए थोड़ा बहुत, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस के भी आने पे अब रोल हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हम लोगों ने क्या किया है, अब की बार हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरा का पूरा सर्किट कनेक्ट कर रखा है इस EMF के साथ साथ, जिसमें की लगा रखी है K2, ठीक है। तो पहले हम लोग केस लेंगे, केस 1। पहले केस में हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज रखेंगे और K2 को रखेंगे ओपन। तो K2 को ओपन रखने से होगा क्या कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। जो EMF यहाँ है वही EMF हर जगह होगा, ठीक है। मतलब ये EMF E यहाँ है तो वही EMF यहाँ भी होगा, वही EMF यहाँ भी होगा, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इस K2 को हम लोग क्लोज कर देंगे तो K2 को क्लोज करने से इसके कारण एक अलग करंट यहाँ पे दौड़ना शुरू करेगा, तो एक वोल्टेज आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन फिलहाल K2 क्या है, क्लोज है, मतलब फिलहाल K2 क्या है, ओपन है, और K1 क्लोज है, मतलब ये तो क्लोज रहेगा ही, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, नल पॉइंट ढूंढना शुरू किया जॉकी को टाइप कर करके। तो मान लो L1 डिस्टेंस पर हमें नल पॉइंट मिला, ठीक है। तो L1 डिस्टेंस पर जो नल पॉइंट मिला तो वो क्या हो जाएगा, नल पॉइंट जो मिला तो वो किसके कारण मिला, इस E1 के कारण मिला। तो E1 इक्वल टू आएगा K क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू L1। ये की है, ये कैपिटल K है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया दूसरे केस में, दूसरे केस में हम लोगों ने K1 को क्लोज किया और K2 को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब हमने दोनों कीज क्लोज कर दी। अब दोनों कीज क्लोज करने से होगा क्या कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ऊपर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, ठीक है। और इस V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे जब जॉकी से टच कराया गया तो टैप करा के मान लो यहाँ पे L2 डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिला। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण जो नल पॉइंट मिला उसको लिख सकते हो V इक्वल टू K इंटू L2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इस E1 की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर हम लोग लगा दें यहाँ पे KVL, किसमें, इस लूप में। तो इस लूप में अगर हम लगा दें KVL, तो KVL लगाने से होगा क्या, देखो, बाय अप्लाइंग KVL इन लूप 1, KVL इन लूप PQSTP। कुछ लोग बोल रहे हैं R कहाँ गया, R यहाँ है रेजिस्टेंस में। देखो आप लोग किसी भी डायरेक्शन में इसको बना सकते हो, मैं ही पागल हूँ, ठीक है। मैंने अजीब गलती कर दी यार। देखो मान लो तुमने ऐसे भी बनाया ना तो गलत नहीं है वो, क्यों, क्योंकि अगर तुमने ऐसे बनाया तो करंट यहाँ से चलेगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ से चल रहे हो, क्लॉकवाइज लगा रहे हो ना, तो तुम यहाँ से चल रहे हो तो तुम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो, तो ये आया -E, ठीक है। अब तुम आगे बढ़े तो यहाँ पे R आया, तो इस R पर जब तुम लगाओगे तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो R तुम्हारे अपोजिट है यहाँ पे करंट, और तुम ऐसे जा रहे हो तो बेसिकली प्लस साइन आएगा। करंट मान लो I फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में, तो I इंटू स्मॉल r। फिर तुम आगे बढ़े फिर से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पर पहुंचे, तो इस रेजिस्टेंस पर करंट तुम्हारे सामने से आ रहा है और तुम इसके सामने से आ रहे हो, तो अपोजिट हो तो प्लस साइन, और I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है R, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तुमने बेसिकली KVL लगाया, ठीक है। तो मैं भी क्या गच्चीगिरी कर रहा था, ये E1 है, तो E1 की वैल्यू, E1 को वहाँ भेज दो, तो E1 की वैल्यू आ गई IR प्लस IR, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो E1 अपॉन V इक्वल टू आ जाएगा L1 अपॉन L2। के कैंसिल हो गया ना। E1 की जगह मैं लिख सकता हूँ IR प्लस IR, V की जगह मैं लिख सकता हूँ IR, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस के कारण आया होगा, तो इसकी जगह मैं सिर्फ IR लिखूंगा। इज इक्वल्स टू आ गया L1 अपॉन L2, ठीक है। तो ऊपर से I लेके कॉमन उड़ा दो, I कॉमन लिया और उड़ा दो। सो देयरफॉर R प्लस स्मॉल r अपॉन R इज इक्वल्स टू आ गया L1 अपॉन L2, ठीक है। बट यहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होते, उसको और फर्दर वो लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आया R प्लस स्मॉल r अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये वैल्यू आई,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस r के साथ डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग दे देंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। इस r को ये r अलग से दे देंगे, स्मॉल r को कैपिटल R अलग से दे देंगे, तो ये हो जाएगा r अपॉन r प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये r से ये r खत्म, तो ये आ गया 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, अब इस 1 को वहाँ भेज दो, सो देयरफॉर r अपॉन r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। सो देयरफॉर स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ऐसे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो स्मॉल r। ठीक है, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बट मैं कहूँगा तुम, ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ऐसे याद करने की जगह ऐसे ही याद करो। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो तुम्हें L1 L2 पता रहेगा, कैपिटल R की वैल्यू पता रहेगी, तो स्मॉल r इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसे याद करने की जगह ऐसे याद करो, ज़्यादा आसान है। r प्लस r अपॉन r इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो कि भाई कैपिटल R नीचे है या कैपिटल R ऊपर है या कैपिटल R कहाँ है, तो ऐसे याद कर लेना, क्योंकि स्मॉल r छोटा होता है तो वो कैपिटल R से कम बार आएगा। कम बार आएगा इसका मतलब सिर्फ एक बार आएगा, तो r प्लस r अपॉन r, तो एक बार आने का चांस किधर है, ऊपर ही है, तो r प्लस r अपॉन r। ठीक है, तो याद हो गया, r प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, बात खत्म। वरना ये फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला भी ईजी है वैसे, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ईजी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? ओके। अच्छा, एक और चीज़ है कि भाई ये देखो जो EMF हमने निकाला है ना, ये बेसिकली कुछ और नहीं, इसको तुम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, IR। तो इस IR की जगह तुम लोग वोल्टेज लिख सकते हो V, तो V की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस IR। मतलब इस EMF के, इस रेजिस्टेंस के कारण इस EMF में एक ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाओ तो ठीक है, वरना ठीक है रट तो रहे ही हो। ठीक है, अगर इस कैपिटल IR की जगह तुम V लिखो तो V की वैल्यू आ रही है E1 माइनस IR। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसके कारण इस वोल्टेज में, ठीक है, इस EMF में एक ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज में बेसिकली ड्रॉप आ रहा है। वो ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन करते थे 11th में, 10th में, ठीक है, 9th में, जो भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस वगैरह का क्वेश्चन किया उसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते थे। तो क्योंकि हमने उसको नेग्लेक्ट करके रखा था, स्मॉल r की वैल्यू 0 थी, तो V इक्वल टू E1 था। लेकिन जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज में कमी आती है। ठीक है, जब करंट फ्लो करता है इस EMF के कारण, ठीक है, तो वोल्टेज में कमी आती है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, दैट इज IR की कमी। तो E1 माइनस IR करके लिखते हैं। और जब हम यहाँ से करंट देते हैं तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता भी है जब अपनी तरफ से हम चार्ज करते हैं इसको, तो उस केस में E प्लस IR आता है। ठीक है, हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आप CET वगैरह कर रहे हो तो टेंशन मत लो, मैं आगे आप लोगों को करा दूंगा ये सब बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, फिलहाल आप अगर बोर्ड वोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इतना कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स इट, लाइफ सेट है। चलो अब मैं खटाखट आपको एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियो, अच्छा नहीं, हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बता के छुट्टी लेता हूँ। ठीक है, और बाकी एडवांटेजेस मैंने आपको बता ही दिए हैं, डीमेरिट्स भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो खटाखट बता के हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, बट उससे पहले हम लोग एडवांटेजेस और डीमेरिट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस आपको पता है कि भाई जो पोटेंशियोमीटर होता है ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ साथ, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ साथ ये आप लोगों को EMF की वैल्यू भी बता देता है। ठीक है, और साथ ही में स्मॉल से स्मॉल, ठीक है, इवन 10⁻⁻⁶ वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है, जो कि वोल्ट मीटर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, EMF वगैरह वोल्ट मीटर से थोड़ी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन पोटेंशियोमीटर से आप कर सकते हो। वोल्ट मीटर से आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते, लेकिन पोटेंशियोमीटर से आप ले सकते हो। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ? एक तो ये है कि पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप लोग ले नहीं जा सकते, और डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं ले सकते। मतलब आपको कुछ ना कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। जैसे EMF आपको किसी अननोन सेल का फाइंड करना है तो एक सेल का EMF पहले ला के लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है EMF वगैरह का। ठीक है, ये सब का डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, और पोर्टेबल नहीं है ये, तो ये डीमेरिट्स हो गई और ये एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि मैं ये थ्योरी बताने के बाद कराता हूँ। ठीक है, देखो 3 एप्लीकेशन है इसका, कुछ खास नहीं है। पहला है वोल्टेज डिवाइडर, मतलब वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज कर सकते हो तुम पोटेंशियोमीटर का। यूं यूज कर सकते हो कि जैसे तुमने पोटेंशियोमीटर को एक एंड को कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज के साथ और दूसरे एंड को कनेक्ट कर रखा है एक जॉकी के साथ।
ठीक है। तो बेसिकली उस जॉकी को स्लाइड कर करके तुम जो वोल्टेज है उसको शिफ्ट कर सकते हो, कभी 40 वोल्ट कर दो, कभी आगे स्लाइड करके 50 वोल्ट कर दो, कभी कम करके 30 वोल्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक एंड को तुम कनेक्ट करके रखो और दूसरे वाले एंड को कनेक्ट कर दो तुम जॉकी से, ठीक है, जिससे तुम स्लाइड करके वोल्टेज को जो है वो चेंज करते रहो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज को डिवाइड कर दिया है ना। नेक्स्ट आता है ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल मतलब क्या, जैसे उसमें तुम स्लाइड कर करके वोल्टेज को चेंज कर रहे थे, वैसे ही ऑडियो कंट्रोल में जो लाउडनेस होती है, ठीक है, मतलब जो हमारी आवाज़ है, जो वॉल्यूम है, जो लाउडनेस है, उसको भी एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, ये एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ऑडियो कंट्रोल में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इसको हम लोग सेंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। सेंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली जब आप लोग इसको मूविंग पार्टिकल में लगाओगे इसको, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को, तो उसमें कोई भी जो मूवमेंट होगी उसको ये सेंस कर लेगा और उस मूवमेंट को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो मेजर करेगा, ठीक है। तो एज अ मोशन सेंसर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो पोटेंशियोमीटर का। अब ये टेक्स्ट बुक में सीनर लिखा हुआ था बट मुझे पता नहीं था सेनर मतलब क्या होता है, तो मैंने सेंसर करके बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा भी है, ठीक है, कि मोशन सेंसर की तरह कर सकता है ये काम। क्योंकि जब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर अब पता लगा ही लेगा कि भाई उसका वोल्टेज कितने से चेंज हुआ और इतना वोल्टेज कितने डिस्प्लेसमेंट के कारण चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो एज अ सेंसर भी आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑडियो कंट्रोल भी है कि भाई वो एम्पलीफाई कर देगा लाउडनेस वगैरह को, फ्रीक्वेंसी वगैरह को, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को करा देगा ये, ठीक है। तो ये ऑडियो कंट्रोल में भी यूज़ होता है। बाकी वोल्टेज डिवाइडर तो समझ में आ ही गया। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, मतलब ईएमएफ तुम्हें दे दिया 1.5 वोल्ट, ठीक है। द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी एट 76.3 सेंटीमीटर, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन कहाँ पर पाई गई, 76.3 सेंटीमीटर पर, ठीक है। व्हेन द रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब ये पहला केस था, ठीक है, पहला केस था जब की को ओपन रखा गया था। याद है पिछले बार जब हमने डेरिवेशन किया था तो पहले क्या किया, की को ओपन रखा था, अभी की को इसने क्लोज किया और एक रेजिस्टेंस लगाया 9.5 ओम, मतलब बेसिकली अब उसने एक रेजिस्टेंस लगाया 9.5 ओम का, और अब जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो शिफ्ट हो गई 64.8 सेंटीमीटर पर। और अगर तुम ध्यान दो तो ये लेंथ घटती है जब वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो उसमें ये जो एल की वैल्यू है ये घटती है। इसलिए पिछले बार भी मैंने जब L2 बनाया था तो वो L1 से छोटा बनाया था, यूं ही नहीं बना दिया था, बेसिकली कम होता है L2 L1 से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो डायरेक्ट, या तो फिर डिराइव करते बैठो। डिराइव कैसे करोगे, ऐसे कर लोगे, E1 इक्वल टू होता है K इंटू L1, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे V इक्वल टू होता है K इंटू L2, और तुम्हें पता है जो E1 है इसकी वैल्यू होती है IR प्लस IR इज इक्वल्स टू K इंटू L1, और ये जो V होता है इसकी वैल्यू होती है IR इक्वल टू K इंटू L2। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, दोनों को डिवाइड मारो तो ये आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ से तुम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बाकी अगर फार्मूला डिराइव नहीं करना है, तुम्हें फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, फार्मूला की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है, फार्मूला याद करके जाओ। तो R का फार्मूला होता है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो L1 यहाँ पे 76.3 है और यह है 64.8 माइनस 1, और कैपिटल R की वैल्यू है तुम्हारी 9.5। तो सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8 इंटू 9.5। तो 76.3 में से 64.8 माइनस करोगे तो ये आएगा 11.5, आए 11.1 ना, अब इन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया है। तो 64.8 में तुम क्या करो, 11.5 ऐड करो, ठीक है, 64.8 में 11.5 ऐड करो, 367, सही था यार, ठीक है। और नीचे 64.8 इंटू 9.5, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, तो ये आ गया 115 इंटू 9.5 और नीचे 648। ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें इजीली मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारे पोटेंशियोमीटर का पूरा लेखा जोखा खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हमारा बचा हुआ है सिर्फ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का बेसिकली दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है और कुछ नहीं। गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, और फिर एमीटर वोल्ट मीटर का डिस्टिंग्विश, दैट्स इट, चैप्टर ओवर। ठीक है, तो अगले लेक्चर भी लगभग 30-40 मिनट का हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।